Yeah. So so what is hypothesis? Can anyone tell me what is hypothesis? आप अपने लैंग्वेज में बोल सकते हो, व्हाट यू फील, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हाइपोथेसिस? हाँ, थ्योरम आपको पता है, थ्योरम इज ऑल्सो वन पार्ट ऑफ हाइपोथेसिस. ओके, सो हाइपोथेसिस बेसिकली होता क्या है, आपका एक रिसर्च स्टेटमेंट है. आई थिंक सारे स्टूडेंट ने अभी एमपीबीआई का एक फर्स्ट ईयर का कोर्स आपने कंप्लीट किया है. ओके, तो आपको उस टॉपिक में भी ये पता है कि आप एक पहले हाइपोथेसिस, पहले द मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट इज व्हाट टू फाइंड द हाइपोथेसिस. ओके, रिसर्च करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या होता है कि आपके पास कोई एक प्रॉब्लम चाहिए, एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट चाहिए. दैट प्रॉब्लम स्टेटमेंट और दैट रिसर्च स्टेटमेंट इज कॉल्ड एज हाइपोथेसिस. ओके, फॉर एग्जांपल अगर मैं सिंपल हाइपोथेसिस ड्रॉ करता हूँ कि जितने भी स्टूडेंट्स अभी ब्रेड डिवीजन में लर्न कर रहे हैं, ए बी सी में जितने भी स्टूडेंट्स हैं, ओके, अगर ये हाइपोथेसिस में यहाँ पे मतलब ड्रॉ करता हूँ कि ओनली 60 to 70% और ओनली 70% स्टूडेंट्स कैन राइट मैथमेटिक्स. यही एग्जांपल मैं ज़्यादातर रिपीट करता हूँ क्योंकि आप ज़्यादातर क्लास से रिलेट कर पाओगे. ओके, सो ओनली 70% स्टूडेंट्स कैन राइट मैथमेटिक्स बिकॉज ऑफ दिस ऑनलाइन लेक्चर्स. ओके, तो एक्चुअली मैं क्या कह रहा हूँ यहाँ पे कि बिकॉज ऑफ दिस ऑनलाइन सेशन स्टूडेंट्स आर हैविंग वेरी लेस प्रैक्टिस अबाउट राइटिंग मैथमेटिक्स. दे आर जस्ट सॉल्विंग द एमसीक्यूज using calculator or using the formula. Okay, they don't know how to write a mathematics, they don't know how to write each steps. Okay, तो ये प्रॉब्लम आपको दिखाई दे रही है बिकॉज ऑफ दिस ऑनलाइन लेक्चर्स, ऑनलाइन सेशंस. ओके, तो उस रिलेटेड मेरा रिसर्च स्टेटमेंट क्या है कि ओनली 60 और 70% स्टूडेंट्स कैन राइट अ मैथमेटिक्स. ओके, सो अभी ये जो स्टेटमेंट है, ओके, इस स्टेटमेंट को मुझे प्रूव करना है स्टैटिस्टिकली, क्योंकि आप ऐसे स्टेटमेंट डायरेक्टली अगर आप रिसर्च पेपर में पब्लिश करना चाहते हो तो वो पब्लिश होगा ही नहीं ना. यू हैव टू जनरेट सम प्रूफ, आपको कहीं पे ना कहीं पे एक प्रूफ जनरेट करना पड़ता है. ओके, आई थिंक ओके, जस्ट 1 मिनट. हेलो, हाँ बोला. हाँ, वो आगे रख दो, शो रैक में रख दो, मेरे फ्लैट के सामने, मेरे फ्लैट के सामने शो रैक में रख दो. हाँ हाँ हाँ, ओके, हाँ हाँ, करेक्ट करेक्ट, यस. सो दैट वी कॉल्ड एज हाइपोथेसिस एंड वो आपको चेक करना है. एंड उसके लिए, हेलो, हाँ, एंड उसके लिए आपको सैम्पलिंग चाहिए, है ना. सो हियर कम्स द रोल ऑफ सैम्पलिंग. तो आप क्या करते हो, अभी चलो ये तो मैं अपने क्लास रिलेटेड बोल रहा हूँ, मुझे अगर इन जनरल स्टेटमेंट कंक्लूड करना है, इफ इट इज ओनली फॉर माय 3 डिवीजन देन आई कैन इजीली परफॉर्म रिसर्च ऑन देम एंड आई कैन कम विद द कंक्लूजन. आई डोंट नीड एनी सैम्पलिंग. मुझे सैम्पलिंग की जरूरत है क्या, अगर मैं ओनली 180 या 200 अराउंड 200 स्टूडेंट्स पे अगर परफॉर्म कर रहा हूँ कोई एक्सपेरिमेंट, सैम्पलिंग की जरूरत है क्या. सैम्पलिंग इज व्हाट, जो आपकी होल पॉपुलेशन है जिसको आप टारगेट कर रहे हो, जिस पॉपुलेशन के रिलेटेड आप कोई हाइपोथेसिस ड्रॉ करना चाह रहे हो. ओके ओके, दैट वी कॉल्ड एज द पॉपुलेशन. उसका अगर आप कोई एक सबसेट लेते हो फॉर एग्जांपल, या उसमें से अगर इफ यू कंसिडर फ्यू सैंपल्स फ्रॉम दैट, देन वी कॉल्ड एज सैम्पलिंग. ओके, तो वो सैम्पलिंग आप रैंडमली ले सकते हो बट विद सम कंडीशंस. अगर आपने चलो रैंडमली सैंपल ले भी लिया, ठीक है, तो आपको ये भी चेक करना आना चाहिए कि वो जो सैम्पलिंग आपने लिया वेदर इट जस्टिफाई वेदर द रिजल्ट which you conclude for that sampling, okay, it justify with the hypothesis or not. Okay, for example, then comes this testing part. Okay, for example, चलो अगर एक 60 डिवीजन के 60 डिवीजन का एक क्लास है, ठीक है, जिसमें चलो अभी आपकी एमटी एग्जाम हो गई है. ओके, एमटी एग्जाम का अभी मेरे पास सपोज स्कोर है आपका, ठीक है, एंड मैं अगर ओवरऑल स्कोर पे अगर एनालिसिस करता हूँ तो मुझे समझ में आ रहा है कि चलो रिजल्ट इज एवरेज. ओके, ये मेरा कंक्लूजन है कि रिजल्ट मेरा एवरेज. ओके, अगर मुझे यही सेम कंक्लूजन मुझे सैम्पलिंग से निकालना है तो मैं क्या करूंगा, उन 60 स्टूडेंट में से आई विल टेक रैंडमली 10 स्टूडेंट्स. बट अगर इन केस, ओके, इन केस वो जो 10 स्टूडेंट्स है वो अगर आपके डिवीजन के टॉपर से अगर वो सारे आ जाते उस लिस्ट में, तो मेरा रिजल्ट क्या होगा, मेरा रिजल्ट क्या दिखाई देगा, जस्ट फ्रॉम सैम्पलिंग. अगर मैं उस क्लास में से 10 स्टूडेंट निकालता हूँ, ओके, कि जो ऑलरेडी मेरिट या जो ऑलरेडी टॉपर्स है आपके डिवीजन के, ठीक है, तो उस सैम्पलिंग के लिए मेरा रिजल्ट क्या होगा, मेरा कंक्लूजन क्या होगा, हाँ, मेरा कंक्लूजन क्या होगा,
सी आई एम एक्सपेक्टिंग यू टू आया, हाँ ओके, रिजल्ट इज हाई। रिजल्ट इज हाई, रिजल्ट इज गुड, ओके, क्वालिटी रिजल्ट आपको दिखाई देगा, बट वो करेक्ट था क्या, वो करेक्ट था क्या, नहीं था, क्योंकि आपको ऑलरेडी पता है कि पॉपुलेशन के लिए आपको रिजल्ट पता है, द होल क्लास के लिए आपको रिजल्ट पता है, वो रिजल्ट एवरेज है, ओके, बट सैम्पलिंग से मैं अगर करता हूं तो वो रिजल्ट मेरा हाई क्वालिटी का दिखाई दे रहा है, सो दैट इज द एरर विद द सैम्पलिंग। तो आप ये कैसे डिसाइड करोगे कि जो सैम्पलिंग आपने वहां पे चूज की है, ओके, वेदर इट जस्टिफाई द रिजल्ट विद द पॉपुलेशन और नॉट, एंड देयर द टेस्टिंग पार्ट इज इंपॉर्टेंट। Is this clear now? Why we need hypothesis testing? क्योंकि सारे सैम्पलिंग के लिए रिजल्ट ट्रू होगा नहीं होगा, we don't know ना। तो ऐसे कौन से सैम्पलिंग आप उसमें से कलेक्ट कर सकते हो, ओके, which gives the best result with the population, and there comes the role of testing. ओके, हाँ, तो ये था इन जनरल इंट्रोडक्शन अबाउट दिस यूनिट। आई होप दिस पार्ट इज क्लियर। ऐसे सिंपल से ये टॉपिक पूरे आपको एग्जांपल से ही क्लियरली समझ में आने वाले, अदरवाइज कंसेप्ट जो है ना वो टाइम लेगा आपको, मतलब इट विल टेक टाइम टू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरी कंसेप्ट। सो ऑलवेज ट्राई टू रिमेंबर विद सम एग्जांपल्स, कोई ना कोई तो एग्जांपल आपके दिमाग में होना चाहिए, ओके, सारे स्टेटमेंट को उससे रिलेट करते जाओ आप, ओके। सो दैट इज द फर्स्ट पार्ट, व्हाई वी नीड अ हाइपोथेसिस टेस्टिंग, ओके। हाँ, तो उसमें से पहले हमें डिस्कस क्या करना है कि सैम्पलिंग आपको कैसे सिलेक्ट करने, और व्हाट आर द मेथड्स, what are the different methods to take a sample from a population, okay? So in general there are two types of sampling. One is probability sampling and second is non probability sampling. So under this probability sampling, okay, इतना बस याद रखो दोनों में डिफरेंस क्या है। probability sampling में आप randomly select करते हो, फॉर एग्जांपल आप चाहो तो कंप्यूटर प्रोग्रामिंग यूज कर सकते हो, है ना, आपको पता है कि कंप्यूटर प्रोग्रामिंग से आप रैंडम नंबर जनरेट कर सकते हो, ओके। if you want to take the random numbers from 1 to 100, आप ऐसा प्रोग्रामिंग कंप्यूटर को दे सकते हो, ओके, कंप्यूटर विल गिव यू द रैंडम नंबर्स फ्रॉम 1 to 100 लाइक दैट। तो ऐसे ही अगर आपकी जो पॉपुलेशन है उसको अगर आप नंबरिंग करते हो लाइक से 1 to 100, and if I ask computer to give me random numbers from this, then it comes under probability distribution, it comes under probability sampling। probability वर्ड से ही समझ में आना चाहिए, it is totally random, okay, and non probability sampling is depend on the convenience of that रिसर्चर के कन्वीनियंस के हिसाब से जो सैम्पलिंग होती है दैट वी कॉल्ड एज नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। फॉर एग्जांपल अभी क्लास 60 का ही सेम एग्जांपल में कंटिन्यू करता हूं, उनमें से जो 10 स्टूडेंट है वो मुझे ऑलरेडी पता है कि मेरा इफ आई नो दो स्टूडेंट्स पर्सनली कि इसमें से कौन सा स्टूडेंट अच्छा है, कौन सा स्टूडेंट एवरेज है, कौन सा स्टूडेंट बिलो एवरेज है, लाइक दैट, ओके। तो अगर मैं उन 10 स्टूडेंट जो सैम्पलिंग मुझे लेना था 10 स्टूडेंट का, उसमें अगर मैं कुछ गुड स्टूडेंट्स लेता हूँ, कुछ एवरेज लेता हूँ, कुछ बिलो एवरेज लेता हूँ, अगर मैं ऐसे फॉर्मेट में उसको डिवाइड करता हूँ, ओके, तो देन दैट कम्स अंडर नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। अगर आप अपने कन्वीनियंस के हिसाब से आप खुद पर्सनली जाके इंटरेक्ट करके उनसे बात करके फिर आप अपने हिसाब से सी एट द एंड मुझे मेरा रिजल्ट प्रूव करना है। ऑब्वियसली अगर मेरा रिजल्ट क्या है कि माय रिजल्ट इज, आप पहले हाइपोथेसिस से आते हो तो मेरा एक्चुअली मुझे एट देन हाइपोथेसिस प्रूव करना है। हाइपोथेसिस प्रूव करने के लिए मेरा हाइपोथेसिस क्या था, द एमटी रिजल्ट इज एवरेज फॉर एग्जांपल, ओके। उसको प्रूव करने के लिए मैं तो ऐसे सैम्पलिंग कभी नहीं लेने वाला जिसमें सारे स्टूडेंट गुड स्टूडेंट्स आ रहे हैं जिनको ऑलरेडी 25 प्लस मार्क्स है या 27 प्लस मार्क्स है। ऐसे अगर मैं स्टूडेंट लेता तो ऑब्वियसली मेरा वो जो सैम्पलिंग है उसका जो रिजल्ट होगा वो हाइपोथेसिस से मैच नहीं करने वाला, दैट आई नो, ओके। इसलिए मैं क्या करूंगा, मैं मिक्स स्टूडेंट लूंगा, कुछ गुड लूंगा, कुछ एवरेज लूंगा, कुछ बिलो एवरेज स्टूडेंट कलेक्ट करूंगा उस पॉपुलेशन से या उस क्लास में से, देन आई विल चेक माय रिजल्ट। ठीक है, तो ये जो वे होता है कलेक्ट करने का, दैट वी कॉल्ड एज नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। क्लियर फॉर ऑल 3 डिवीजन नाउ, ए बी सी, क्योंकि मैं आपको इस टॉपिक में सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन में आई विल ओनली गिव यू एग्जांपल्स। एक एग्जांपल मैं दूंगा, जैसे अभी मैंने आपको दिया था क्लास का, एक एग्जांपल दूंगा, आपको बस ये देखना है, ओके, ये कौन से कैटेगरी में आता है। प्रोबेबिलिटी के अंदर भी देयर आर सम केसेस, ओके, दैट आई विल इंट्रोड्यूस, एंड नॉन प्रोबेबिलिटी के अंदर भी कुछ केसेस है, तो उनमें से कौन से केस में ये पार्ट आता है उतना ही आपको आइडेंटिफाई करना है। इतने ऐसे टाइप के एमसीक्यूज रहेंगे, ये आपको कहीं पे भी नहीं मिलेंगे, इसलिए आपको ज्यादा से ज्यादा कलेक्शन करना होगा एग्जांपल्स का, ओके। So my first question, is this clear? What is the exact difference between probability sampling and non-probability sampling? Clear for all three division? हाँ, see, आप एट देन क्या कर रहे हो, एक हाइपोथेसिस है, वो हाइपोथेसिस चेक करने के लिए सैम्पलिंग चाहिए,
बट सैम्पलिंग रैंडमली नहीं ले सकते। रैंडमली सैम्पलिंग मतलब अगर आपने कुछ भी चेक नहीं किया, कोई भी एक्सपेरिमेंट आने दो, किसी भी बाय एनी लॉजिक अगर आप सैम्पलिंग लेते हो तो मे भी आपका रिजल्ट रॉन्ग आएगा। दैट इज कॉल्ड एज टाइप 1 एरर, जो अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि अगर आप सारे उन 10 सैम्पलिंग में सारे अगर गुड स्टूडेंट्स आ जाते हैं तो योर कंक्लूजन इज रॉन्ग, योर हाइपोथेसिस इज रॉन्ग। ओके, हाँ, तो therefore we have to select a proper sampling, and for that we have two methods, one is probability and second is non probability. Okay, so ये ppt आज ही मैं शेयर करने वाला हूँ। so specially division student just go through once, it is not मतलब ये कोई हाई लेवल का मैथमेटिक्स नहीं है, इसमें सिंपल लॉजिक है जो आपको क्लियरली समझ में आ जाएंगे, ठीक है। और हर एक केस में मैंने एग्जांपल दिया, आप ट्राई टू रिलेट विद दिस एंड देन आई विल टेक वन सेपरेट सेशन ऑन दिस। ओके, तो सिंपल रैंडम सैम्पलिंग में क्या होता है, आप डायरेक्टली ओके एट द एंड पहले तो ये होना चाहिए प्रोबेबिलिटी के अंदर ये चाहिए, या रैंडम सैम्पलिंग के अंदर है सब कुछ। ओके, तो सिंपल रैंडम सैम्पलिंग में आप रैंडमली मतलब जैसे अभी एक एग्जांपल दिया था ना मैंने, आप 1 to 500 या 1 to 200 आप असाइन करो नंबर्स टू दैट पॉपुलेशन एंड कंप्यूटर को बोलो कि गिव मी रैंडम 10 नंबर्स फ्रॉम दिस 1 to 200, सो दैट कम्स अंडर सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, टोटली रैंडम, ठीक है। नेक्स्ट जो सिस्टमैटिक है, सिस्टमैटिक में बस क्विकली एक्सप्लेन कर रहा हूं, बाकी ए एंड बी डिवीजन को ऑलरेडी पता है। सिस्टमैटिक सैम्पलिंग में क्या होता है, सेम क्लास 60 आप दिमाग में रखो, उसमें आप क्या करने वाले हो, तो अगर आप उसको नंबरिंग करते हो, ओके, तो क्या करो, कोई भी एक रैंडम पोजीशन आप पहले सिलेक्ट करो। अगर मैं 6th पोजीशन पहले सिलेक्ट करता हूं, एक पहले क्या होता है, आपको पहले एक रैंडम स्टार्टिंग पॉइंट आपको सिलेक्ट करना है, रैंडम स्टार्टिंग पॉइंट। तो आप किसी भी पोजीशन से स्टार्ट कर सकते हो, आप 6th पोजीशन से स्टार्ट करो, 7th या 8 मतलब रोल नंबर 8 से स्टार्ट करो, 9 से स्टार्ट करो, 10 से स्टार्ट करो, डिपेंड ऑन यू, बट एक रैंडम स्टार्टिंग पॉइंट फिक्स करो। चलो मैंने रोल नंबर 10 फिक्स किया, फिर उसके बाद इक्वल इंटरवल में या इक्वल डिफरेंस के अंदर आपको नेक्स्ट स्टूडेंट आपके सैंपल में ऐड करते जाना है। सो 10 है, नेक्स्ट में 10 का डिफरेंस करता हूं, सो आई विल ऐड रोल नंबर 20, देन आई विल ऐड रोल नंबर 30, देन आई विल ऐड रोल नंबर 40, आई विल ऐड रोल नंबर 50, आई विल ऐड रोल नंबर 60 एंड्स। ओके, दैट इज माय सैम्पलिंग, सो दैट इज कॉल्ड अ सिस्टमैटिक सैम्पलिंग, ठीक है। ओके, मतलब हाँ, नाउ स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग में आप क्या करते हो, ओके, बाय सम कैरेक्टरिस्टिक, okay, strata means like a characteristic, by some characteristic we have to divide that population, इतना सिंपल। तो फॉर एग्जांपल क्लास जो आपकी 60 स्टूडेंट की क्लास है, ओके, by which strata you can divide that class, anyone, by which strata you can divide your class आपकी पॉपुलेशन है। स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग के लिए आपको पहले उसको डिवाइड करना है। anyone by some characteristic, first of all you have to divide by age, you can divide by age, but age ज्यादातर आपके केस में क्या होगी, ज्यादातर स्टूडेंट की एज इक्वली है, so that will not play a crucial role. हाँ? By male and female. Yes. Male and female. By male and female, by gender you can differentiate, ये भी हो सकता है, ठीक है। तो यह आपको उस जो आपके पास डाटा है, जो आपके पास पॉपुलेशन, उस हिसाब से डिसाइड करना है। Okay, so it will vary if your population is different, ठीक है। तो आप मेल फीमेल में डिफरेंशिएट कर सकते हो, ओके, एंड देन यू चेक। फिर उसके आगे भी क्या करना है, ये तो होता है स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग में, पहले तो आपको अपने गिवन पॉपुलेशन को ही स्ट्रैटा में डिवाइड किया है, फिर उसके बाद वो जो ग्रुप या वो जो स्ट्रैटा आपका क्रिएट हो रहा है उसमें से, फॉर एग्जांपल अभी मेल का एक स्ट्रैटा और फीमेल का एक स्ट्रैटा है, तो मेल के स्ट्रैटा में से रैंडमली आपको चलो 10 फीमेल आपको सिलेक्ट करने, और जो मेल का जो स्ट्रैटा है वहां से आप 10 मेल रैंडमली सिलेक्ट करो, मतलब वन फर्स्ट मेथड से, सिंपल रैंडम सैम्पलिंग से उसको सिलेक्ट करना है, एंड जो फीमेल का जो स्ट्रैटा था वहां से भी 10 फीमेल को आपको रैंडमली सिलेक्ट करना है, दैट कम्स अंडर स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग। नेक्स्ट जो था क्लस्टर्ड सैम्पलिंग। ओके, अभी क्लस्टर्ड और स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग में एक डिफरेंस है। आई एम एक्सपेक्टिंग दिस आंसर फ्रॉम डिवीजन ए एंड डिवीजन बी स्टूडेंट। व्हाट इज द डिफरेंस? यहां पे भी क्लस्टर फॉर्म करता है, बट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन क्लस्टर एंड स्ट्रैटा? एनीवन? क्लस्टर और स्ट्रैटा में क्या डिफरेंस है? एनीवन फ्रॉम डिवीजन ए एंड बी?
Once you choose a cluster, you are not able to choose different people from the cluster. You will have to choose all the people from that specific cluster. Okay, so that cluster itself become your sample. That I think you try to say. Okay, correct. But I want the exact difference between cluster and strata. स्ट्राटा में जो सब ग्रुप आपके फॉर्म हो रहे हैं, ओके, सो दैट ईच सब ग्रुप हैविंग इक्वल कैरेक्टरिस्टिक. करेक्ट बोल रहा हूं ना मैं? मतलब अगर मैं मेल का स्ट्राटा कंसिडर कर रहा हूं तो सारे उसमें मेल ही है ना? करेक्ट? करेक्ट और नॉट? So Yes, sir. strata is a homogeneous part. When you talk about a strata, it's a homogeneous part. Okay. And when you talk about cluster, it is a non-homogeneous part or it's a heterogeneous in nature. तो क्लस्टर क्या होता है? क्लस्टर में ये नेसेसरी नहीं कि आपको बाय सम कैरेक्टरिस्टिक आपको डिवाइड करना है. मैं क्या करूंगा? ओके, एक क्लस्टर मेरा क्या होगा? एक क्लस्टर मेरा क्या होगा जिसमें, लेट मी शो यू. तो एक क्लस्टर मेरा क्या होगा जिसमें देयर आर टू गर्ल्स, टू बॉयज. दिस बिकम माय वन क्लस्टर, फर्स्ट क्लस्टर. सेकंड भी सेम लूंगा मैं, टू गर्ल्स, टू बॉयज, बट द पीपल्स आर डिफरेंट. ओके, सेम. थर्ड, टू गर्ल्स, टू बॉयज. सेकंड क्लस्टर, थर्ड क्लस्टर. आर यू गेटिंग अ डिफरेंस बिटवीन स्ट्रैटा एंड क्लस्टर? तो क्लस्टर में क्लस्टर जो फॉर्म होता है विच इज नॉट होमोजेनियस इन नेचर. ओके, आप बट एक एक क्लस्टर में, ओके, आप देखो क्लस्टर में यूनिफॉर्मिटी, जो क्लस्टर्स फॉर्म हो रहे हैं ना वो यूनिफॉर्म है, वो यूनिफॉर्म है. आर यू गेटिंग अ डिफरेंस? एग्जैक्टली. Are you getting a difference? But when you talk about strata, the one first strata is represent only girls and second strata represent only boys. So this is the difference between stratified sampling and cluster sampling. Are you getting a difference? Yes or no? Reply me fast. Are you getting a difference? Cluster क्या होता है and strata क्या होता है? Yes, sir. हाँ, ओके. हाँ, और इसमें क्या होता है, आप फिर इसमें से रैंडम सैम्पलिंग से कुछ सैंपल लेते हो, यहाँ से फिर रैंडम सैम्पलिंग से कुछ सैंपल लेते हो. इसमें क्या होता है, वो जो एक क्लस्टर है ना, दैट इटसेल्फ बिकम अ सैंपल. तो आपको इन तीन में से कोई भी दो चूज करने या एक चूज करना है. यहाँ पे इसके अंदर में से आपको कुछ सैंपल सिलेक्ट करने और इसके अंदर फ्रॉम दिस बी यू हैव टू सिलेक्ट अ फ्यू सैंपल्स. ओके, ये एक डिफरेंस होता है. क्लस्टर, दैट क्लस्टर इटसेल्फ बिकम योर सैंपल, बट स्ट्रैटिफायर में, स्ट्रैटिफायर के अंदर जो एलिमेंट्स है दैट बिकम अ सैंपल. क्लियर? सेकंड स्टेटमेंट समझ में आ रहा है? यस और नो? सेकंड स्टेटमेंट समझ में आ रहा है? क्लस्टर, क्योंकि यही जो चीजें है ना, इस पे ही एमसीक्यू होगा. सो मैं आई थिंक ये थर्ड टाइम रिपीट हो रहा है ए एंड बी डिवीजन के लिए. सो आर यू गेटिंग नाउ दिस? मुझे ऐसा नो तो बोलो एटलीस्ट, सो दैट आई कैन आगे भी. Yes. हाँ. यस सर. तो से इट लाउडली तो मुझे भी कॉन्फिडेंस आ जाएगा टीचिंग में. हॅलो सर. हाँ, बोलो बोलो. हॅलो हाँ, सर, म्हणजे क्लस्टर मध्ये ग्रुप मध्ये सिलेक्शन होतं आणि स्ट्रॅटिफाईड मध्ये इंडिव्हिज्युअल सिलेक्शन होतं का? स्ट्रॅटिफाईड मध्ये कॅरेक्टरिस्टिकने सिलेक्शन होतं. म्हणजे त्याच्यामध्ये जे एलिमेंट्स असतील ना ते काहीतरी कॅरेक्टरिस्टिकने एकत्र असतील. म्हणजे आता गर्ल्स आहे ना सगळे, तर ती एक कॅरेक्टरिस्टिक आहे ना, त्याने सगळे एकत्र आहे ना. पण जर तू हा क्लस्टर बघितला, याच्यामध्ये मी काय बॉयज घेतले, काय गर्ल्स घेतलेत, हाय का काय कॅरेक्टरिस्टिक त्याच्यामध्ये? आहे का काय कॅरेक्टरिस्टिक? नाही. नहीं. ओके, No. दैट इज द डिफरेंस, दैट इज द डिफरेंस. ओके, आई थिंक इसका एक एग्जांपल मैंने वो शो किया था. यू कैन से दिस प्रूव. ठीक है, ये होता है स्ट्रैटिफाइड. एंड यही ऐसे ही डायग्राम मैं आपको दूंगा, आपको देखना है कि ये सैम्पलिंग स्ट्रैटा के अंदर या क्लस्टर के सैम्पलिंग है. यही आपको एमसीक्यूज आने वाले हैं. मैं डायरेक्टली एक डायग्राम दूंगा, सैम्पलिंग भी दूंगा. यू हैव टू आइडेंटिफाई व्हिच टाइप ऑफ सैम्पलिंग इज देयर, वेदर इट इज स्ट्रैटिफाइड, वेदर इट इज क्लस्टर. आप देखो स्ट्रैटिफाइड में कुछ तो कैरेक्टरिस्टिक से उन्होंने सेपरेट किया है ना, लाइक बाय कलर. सो कलर इज अ कैरेक्टरिस्टिक व्हेन यू टॉक अबाउट अ स्ट्रैटा. Color is my characteristic when you talk about a strata, but if you consider a cluster, there is no characteristic. आपने बस क्या किया, इक्वल इसमें, मतलब इसमें हर एक कलर का एक एक फ्रूट आपने लिया है, यानी वो सारे इक्वल है, ये सारे इक्वल है, क्लस्टर सारे इक्वल है. क्लियर? क्लियर? Yes, sir. तो अगर एक और स्टेटमेंट इसमें ऐड करता हूँ, थोड़ा आपको इनिशियली डिफिकल्ट होगा, तो आपको ये समझ में आ रहा है
when you consider one cluster, it directly represents a population. Correct? When you consider one cluster, it directly represent the whole population. Correct ना? क्योंकि पॉपुलेशन में 4 कलर के फ्रूट्स थे. अगर आप एक क्लस्टर लेते हो तो वो क्लस्टर, दैट क्लस्टर इटसेल्फ रिप्रेजेंट द होल पॉपुलेशन. क्लियर? वर्डिंग समझ में आ रही है कि क्या क्या मैं यूज कर रहा हूँ. हाँ, एंड दैट इज द डिफरेंस बिटवीन स्ट्रैटा एंड क्लस्टर. यहाँ पे आप ये नहीं बोल सकते हो कि ये मेरा जो पहला स्ट्रैटा है दैट होल रिप्रेजेंट that represent the whole population. Obviously not, ना, क्योंकि अदर कलर के भी कुछ वहाँ पे एलिमेंट्स या अदर कलर के भी कुछ फ्रूट्स है वहाँ पे. ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग. ठीक है, एंड अभी ये भी क्विकली एक्सप्लेन करता हूँ. लेट मी हाइड दिस नाउ. नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के अंदर, ओके, द फर्स्ट टाइप इज कन्वीनियंस सैम्पलिंग. कन्वीनियंस सैम्पलिंग में बेसिकली क्या होता है, मेरे सराउंडिंग में जितने लोग हैं मैं उनको सिलेक्ट करूंगा. ओके, बट विद द कंडीशन बट मुझे पता है कि दैट दिस पर्सन डेफिनेटली हेल्प इन माय रिसर्च. ओके, इतना भी रैंडमली नहीं जाना है कि उसको कुछ नॉलेज नहीं है. आपका टॉपिक फॉर एग्जांपल आपने क्या लिया है, फॉर एग्जांपल एजुकेशन रिलेटेड कोई टॉपिक है या स्टूडेंट रिलेटेड कोई टॉपिक है. स्टूडेंट रिलेटेड अगर कोई टॉपिक है तो मैं स्टूडेंट को ही सिलेक्ट करूंगा ना. मेरे सराउंडिंग में जितने स्टूडेंट है उनको मैं सिलेक्ट करूंगा फॉर माय रिसर्च. अगर स्टूडेंट का ये टॉपिक चल रहा है, अगर मैं किसी रिटायर्ड पर्सन का लेता हूं तो इट विल नॉट हेल्प मी. सो कन्वीनियंस सैम्पलिंग, बेसिकली कन्वीनियंस सैम्पलिंग में आपके सराउंडिंग में, सो इट इज अ नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक वेयर सैंपल्स आर सिलेक्टेड फ्रॉम द पॉपुलेशन ओनली बिकॉज़ दे आर कन्वीनियंटली अवेलेबल टू द रिसर्चर. सिंपल लॉजिक है कि मतलब अगर मुझे स्टूडेंट चाहिए मेरे रिसर्च के लिए तो मैं मेरे डिवीजन के स्टूडेंट लूंगा ना, ये मेरा कन्वीनियंस होगा. ठीक है, ओके. बट अगर मैं वो स्टूडेंट्स रैंडमली फ्रॉम द होल स्टेट में से अगर मैं रैंडमली कुछ स्टूडेंट्स सिलेक्ट करता हूं, दैट कम्स अंडर प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग. ये डिफरेंस याद रखो. नॉन प्रोबेबिलिटी मतलब क्या होता है, उसने अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से लिया. ये थॉट आपके दिमाग में है, उसने अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से लिया. ओके, सो दैट इज योर फर्स्ट पॉइंट. देयर आर मेनी एग्जांपल. ये देखो, इसकी लॉजिक क्या लगाया उन्होंने, ये सारे उसको इजीली अवेलेबल हो रहे हैं क्योंकि शॉर्ट डिस्टेंस पे है. सो इसलिए उसने उनको ही चूज किया. ठीक है. हाँ, नाउ कंसेक्यूटिव सैम्पलिंग, इसमें वही है. ओके, इट इज अगेन एट द एंड नॉन प्रोबेबिलिटी में कन्वीनियंस के हिसाब से सब कुछ होने वाला है. बट कंसेक्यूटिव सैम्पलिंग में क्या होता है, फॉर एग्जांपल, ओके, मैं आपको इन जनरल एग्जांपल देता हूँ. आपको कोई एक्सपेरिमेंट करना है या आपको आपका जो प्रोडक्ट है उसका आपको फीडबैक चाहिए. Okay, you want a good feedback, proper feedback, not a good feedback, proper feedback of that experiment. तो आप क्या करते हो, आपकी कंपनी जहाँ पे है, ओके, उसके नियर बाय सारे एरियाज आप देखते हो. तो उसके नियर बाय एरियाज में there are some shops, maybe there is a big garden, maybe there is one mall, like that. Okay, ये मेरी कंपनी है. ओके, इसके नियर बाय ये, ओके, इस सराउंडिंग में पीपल राइट. हाँ, ओके. तो मैं क्या करूंगा, कंसेक्यूटिव सैम्पलिंग में मैं क्या करूंगा, मैं पहले शॉप पे जाऊंगा, वहां पे जो इजीली अवेलेबल हो रहे, ओके, वो सारे those whole people I will add in my sampling. तो इसमें से कुछ स्टूडेंट है, उसमें से इनमें से कुछ पर्सन या few people I will add in my sampling. ओके, फिर गार्डन में से कुछ पीपल में सैम्पलिंग में ऐड करूंगा, फिर मॉल में से कुछ पीपल में सैम्पलिंग में ऐड करूंगा. तो ये कंसेक्यूटिव, मतलब एक एरिया छोड़ के फिर नेक्स्ट एरिया में, फिर नेक्स्ट एरिया में, दैट कम्स अंडर कंसेक्यूटिव सैम्पलिंग. ठीक है, इतना बस याद रखो. मतलब सेम है. प्रीवियस केस में आप किसी एक जगह को टारगेट करते हो, यहाँ पे अगर आप लोकेशन चेंज करते जाते हो, देन इट कम्स अंडर कंसेक्यूटिव सैम्पलिंग. एंड सेम एक्सपेरिमेंट डिफरेंट लोकेशन पे आप चेक करते हो. ये देखो, फर्स्ट सैम्पलिंग जहाँ से भी करेक्ट करते हो, सेकंड सैम्पलिंग, थर्ड सैम्पलिंग, देयरफॉर इट इज कॉल्ड कंसेक्यूटिव सैम्पलिंग. कोटा सैम्पलिंग, यहाँ पे क्या करते हो आप, इस वर्ड पे फोकस करो. हियर वी क्रिएट अ सैम्पलिंग, क्रिएट करते हो आप अपने हिसाब से सैम्पलिंग क्रिएट करते हो. ओके, अगर the main reason why researcher choose quota sample is that it allows researcher to sample a subgroup that is of great interest to study. Okay, इसमें बेसिकली इतना ही लॉजिक है. यहाँ पे सैंपल आप खुद क्रिएट करते हो
ओके अभी आप गेट क्रिएट करें तो ऑब्वियसली आप ये इंश्योर करोगे कि ये सारे लोग मुझे हेल्प करेंगे मेरे रिसर्च में। फॉर एग्जाम्पल वही अगर मैं क्लास का एग्जाम्पल कंटिन्यू करता हूँ, अगर मुझे रिजल्ट चेक करना है तो मैं मेरा सैम्पलिंग ऐसे सिलेक्ट करूंगा ना, जिसमें से आई विल टेक 2 स्टूडेंट विच आर वेरी गुड, आई विल टेक 2 स्टूडेंट विच आर एवरेज, आई विल टेक 2 स्टूडेंट विच आर वीक और विच आर बिलो एवरेज, लाइक दैट। तो ये मेरा क्या हो जाएगा, कोटा सैम्पलिंग होगा, क्योंकि मैंने क्या किया है, मैंने प्रॉपर एनालिसिस करके और जो मेरा हाइपोथेसिस था उसको प्रूव करने के लिए मैंने खुद सैंपल क्रिएट किया। क्रिएटिंग अ सैंपल इज नथिंग बट अ कोटा सैम्पलिंग, बट सारे केसेस में आप ये इंश्योर कर रहे हो दैट सैम्पलिंग विल हेल्प यू, इन द डिसीजन ऑफ योर हाइपोथेसिस। ठीक है, ये देखो कोटा सैम्पलिंग, टेक ऑल द मेल अबव 50। ठीक है, next is judgmental sampling. In judgmental sampling method, researchers select the sample based purely on researcher knowledge, credibility. In other words, researcher choose only those people who are fit to participate in the research study. Okay, it is almost similar to that quota, but quota में आप create करते हो, यहाँ पे जिस population को आप target कर रहे हो उनमें से, हाँ, तो जो हाँ, तो उनमें से आप मतलब एट द एंड यू टारगेट दोज पीपल हु हेल्प। अभी क्रिएट में सी, इसमें एक्चुअल डिफरेंस क्या होता है, इसमें आप कोई भी मतलब कोटा में क्या हो सकता है, आप कुछ ऐसे भी लोग ले सकते हो जिनकी ओपिनियन टोटली अलग भी हो सकती है, क्योंकि आप क्रिएट कर रहे हो ना, क्रिएट कर रहे हो मतलब यू मे सिलेक्ट पीपल विच आर मतलब इट इज अ सब केस यू कैन से। कोटा में ये तो इजीली आ जाएगा, बट जजमेंटल मतलब कोटा में कुछ आप ऐसे भी लोग ले सकते हो जो मे बी डिफरेंट कंक्लूड कर सकते हैं, ओके, या विच आर नॉट रिलेटेड विद योर हाइपोथेसिस स्टेटमेंट, क्योंकि क्रिएट कर रहे हो, क्रिएट में फुल फ्रीडम है, इतना याद रखो, क्रिएट में फुल फ्रीडम है। बट व्हेन यू टॉक अबाउट जजमेंटल और परपेचुअल सैम्पलिंग और जजमेंटल सैम्पलिंग, इसमें क्या होता है, आप उन्हीं लोगों को लेते हो जो डायरेक्टली आपके स्टेटमेंट से कनेक्ट कर रहा है, अदर्स लोग मतलब अदर्स पीपल को यहाँ पे एंट्री नहीं है, लाइक दिस मैं आपको दिखाता हूँ। ओके, चलो, एसोसिएट विद ग्लासेस फॉर रिसर्च। ओके, ग्लास रिलेटेड अगर आप कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हो या अगर आप कोई रिसर्च कर रहे हो, ठीक है, तो आप उन्हीं लोगों को ऐड करोगे करने वाले हो, दोज पीपल वेयरिंग द ग्लासेस। ओके, पीपल्स हु वेयर द ग्लासेस, आप उन्हीं लोगों को टारगेट करो। तो दिस इज योर पॉपुलेशन, if your experiment, if your hypothesis related with the glasses, okay, so you will target only those people who wear the glasses. जब आप create करते हो, create में एक ऐसा person भी वहाँ पे आ जाएगा, you can add a person without glass. When you talk about quota, here you can add a person without glass. When you talk about judgmental sampling, only these people are allowed. इतना ही difference है दोनों में, quota और judgmental sampling में, ठीक है। सो लास्ट क्या, स्नोबॉल सैम्पलिंग। इसमें क्या होता है, चलो ये जनरली उन लोगों के लिए हेल्प करता है जिनकी ज़्यादा मतलब अगर वो उस सिटी में नए आ रहे हैं, फॉर एग्जांपल चलो पुणे में कुछ स्टूडेंट नए आ रहे हैं एंड उनको एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करना है पॉपुलेशन के ऊपर, ठीक है, बट एज दे आर टोटली न्यू इन पुणे, दे डोंट नो हाउ टू कलेक्ट द सैंपल्स, है ना, दैट इज द प्रॉब्लम। तो वो ये सैम्पलिंग यूज कर सकते हैं, ठीक है, ये एक्चुअली नंबर रॉन्ग है, दे कैन यूज दिस सैम्पलिंग। वो क्या कर सकते हैं, उनके अगर जो फ्रेंड्स हैं, उनके सराउंडिंग में जो कुछ लोग हैं, उनको पता है कि चलो इस फ्रेंड ए को अगर मैं ऐड करता हूँ ना, इसके कॉन्टैक्ट में ऑलरेडी 10 लोग हैं, अगर फ्रेंड बी को मैं ऐड करता हूँ उसके कॉन्टैक्ट में भी ऑलरेडी 10 लोग हैं, फ्रेंड सी को ऐड करता हूँ उसके कॉन्टैक्ट में भी ऑलरेडी 10 लोग हैं, तो क्या हो जाएगा, आई विल ऐड ओनली दिस 3 पीपल, क्योंकि मैं इनके कॉन्टैक्ट में हूँ, मैं पहले इन 3 लोगों को ऐड करूंगा क्योंकि मैं इनके कॉन्टैक्ट में हूँ, बट उनके रेफरेंस से, दैट इज कॉल्ड अ चेन रेफरल सैम्पलिंग, उनके रेफरेंस से मुझे और 10 लोग मिल रहे हैं, सो 10 + 1 यहाँ पे मेरे पास 11 आ गए, ओके, बी के रेफरेंस से और 10 आ गए, यहाँ पे 11 आ गए, यहाँ पे भी 11 आ गए, सो टोटल आई विल गेट 33 सैंपल। देखो 3 सैंपल से मैं 33 सैंपल में जा सकता हूँ, ओके, दैट इज कॉल्ड अ चेन रेफरलिंग सैम्पलिंग, ओके, इट इज एज सिंपल एज, ठीक है। तो रेफरेंस यूज करके आप सैम्पलिंग यहाँ पे कलेक्ट कर रहे हो या ऐड सैम्पलिंग में एलिमेंट से ऐड कर रहे हो। तो स्नोबॉल सैम्पलिंग इज वेयर रिसर्च पार्टिसिपेंट रिक्रूट द अदर पार्टिसिपेंट, मतलब क्या है, अगर मैं
रिसर्चर हूँ, ओके, और मैंने पहले ABC को सिलेक्ट किया है मेरे रिसर्च के लिए, फिर मैंने A को बोला है कि नाउ ओके मैं आपको पूरे राइट्स देता हूँ, आप अपने हिसाब से 10 लोग मुझे सिलेक्ट करके दो। तो यहाँ पे क्या होता है, रिसर्च पार्टिसिपेंट एक्चुअली रिक्रूट द पार्टिसिपेंट फॉर द टेस्ट और फॉर द स्टडी। ये राइट्स इसको मैंने दे दिया है, आप खुद सिलेक्ट करो। यहाँ पे भी B को मैंने राइट दिया, आप खुद सिलेक्ट करो, यहाँ पे मैंने C को राइट दिया, आप खुद सिलेक्ट करो, ठीक है। दैट इज दिस सेकंड स्टेटमेंट, ठीक है। सो एट देन बाय रेफरेंसिंग यू विल गेट दिस सैम्पलिंग, इतना बस याद रखो। ये देखो पहले मैंने 2 किए, 2 से 3 आ गए, 3 से मुझे इतने सारे लोग मिल गए। सो इट्स द रेफरेंस सैम्पलिंग, चेन रेफरेंस सैम्पलिंग, ठीक है। सो आई थिंक विद द शॉर्ट पीरियड आई हैव इंट्रोड्यूस्ड ऑल दोस डेफिनेशंस। यस, what is the timing of your next lecture? Can you tell me quickly? 10. Okay. So I will end sharply at 9:59. No need to put a roll number in chat box. Okay, I can directly fetch your attendance with the username with which you have login. ठीक है? Okay. So now the next part. Now we are ready to define the hypothesis. अभी आपको पता है कि सैम्पलिंग किस हिसाब से होती है, ओके। सैम्पलिंग के लिए क्या क्या डिफरेंट टेक्निक्स है, यू ऑल आर अवेयर अबाउट दिस। नाउ लेट अस फर्स्ट अंडरस्टैंड हाइपोथेसिस क्या होता है। मैंने आपको एक सिंपल लैंग्वेज में बोला था, हाइपोथेसिस इज नथिंग बट योर रिसर्च स्टेटमेंट। सो देयर आर मेनी वेज टू डिफाइन अ हाइपोथेसिस। इज अ स्टेटमेंट और एन अजम्पशन, एट द एंड इट इज अ अजम्पशन, it is not a verified statement, it is not a verified statement, it's an assumption. It's assumption about the relationships between the variables, okay. So a hypothesis is a tentative explanation. These are the different approach. Tentative explanation for the certain behaviors, phenomenon or events that have occurred or will occur, okay. Meaning वही है, a statistical hypothesis is a statement concerning one or more parameters of the population, okay. At the end, hypothesis is one of the statement which gives the relationship between 2 or more variables, okay, or tentative relationship between or tentative conclusion between 2 or more variables, like that, okay. So here you can check this few hypothesis. अगर मेरे पास ये क्वेश्चन आता है, ये मेरा एक रिसर्च क्वेश्चन है दिमाग में, इज देयर एनी रिलेशनशिप बिटवीन यूज ऑफ स्मार्टफोन एंड हेडेक, ओके। ये अगर मेरे दिमाग में पहले आ जाता है, क्या इसमें कुछ रिलेशनशिप हो सकती है क्या, ओके। तो पहले मैं हाइपोथेसिस ड्रॉ करूंगा, ओके। यूज ऑफ स्मार्टफोन लीड्स टू हेडेक, क्योंकि मेरे कुछ चलो एक्सपीरियंस लिया इसका कि ज़्यादा स्मार्टफोन यूज करने की वजह से मे भी हेडेक की प्रॉब्लम आती है। अगर ये अगर एक्सपीरियंस किया तो मैं डायरेक्टली पहले मेरा अपना हाइपोथेसिस ड्रॉ करके रखूंगा। दिस इज माय हाइपोथेसिस, यूज ऑफ स्मार्टफोन लीड्स टू हेडेक, ठीक है। फिर उसके आगे नाउ आई विल ऑब्जर्व विद द पॉपुलेशन। इसके आगे मुझे क्या करना होगा, पॉपुलेशन के साथ ये हाइपोथेसिस मुझे ऑब्जर्व करना होगा। अगर ओके, पॉपुलेशन के साथ मुझे ये हाइपोथेसिस ऑब्जर्व करना होगा। अगर वो करेक्ट आ जाता है, ठीक है, तो करेक्ट आ जाता है, दैट कंप्लीट्स द रिसर्च। नहीं करेक्ट आता है तो मे बी मुझे रिवर्स स्टेटमेंट मिलेगा। एंड देन दो ही पॉसिबिलिटी है ना। एक पॉसिबिलिटी क्या है, दैट जो ऑब्वियसली मतलब जो आपको करेक्ट करना है या जो आपको ट्रू चाहिए, दैट इज कॉल्ड एज एच नॉट, ओके। मैं आपको आगे एक्सप्लेन करने वाला हूं। एंड द नेक्स्ट इज कॉल्ड एज एच ए। अभी ये क्या होता है मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। एच नॉट बेसिकली क्या होता है, जो दो वेरिएबल है, जो दो आपके वेरिएबल है, उनमें कोई रिलेशन नहीं है, कोई डिफरेंस नहीं है। एच नॉट बेसिकली क्या होता है, दिस इज कॉल्ड एज नल हाइपोथेसिस। ये आपका हाइपोथेसिस या इसको टेस्ट करने के लिए इसके मुझे दोनों साइड्स देखने पड़ते हैं। मतलब यूज ऑफ स्मार्टफोन लीड्स टू हेडेक और देयर इज नो रिलेशनशिप बिटवीन स्मार्टफोन एंड हेडेक। यही तो दो कंक्लूजन है ना। एक तो मेरा मुझे ये करेक्ट मिलेगा या तो मुझे रॉन्ग मिलेगा। रॉन्ग मिलता है तो भी एक रिसर्च है ना, देयर इज नो रिलेशनशिप बिटवीन स्मार्टफोन एंड हेडेक, ओके। और देयर इज अ डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन स्मार्टफोन एंड हेडेक। ये एट एंड ये मुझे प्रूव करना है। तो उसके लिए सो फॉर corresponding to every hypothesis there are two parts. एक तो वो जो आपका हाइपोथेसिस है, दैट स्टेटमेंट इटसेल्फ, या उसका कॉन्ट्रापोजिटिव या उसका अल्टरनेटिव स्टेटमेंट, दैट इज कॉल्ड एज अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, ठीक है। इसको आप बोलते हो नल हाइपोथेसिस। एग्जांपल से एक्सप्लेन करता हूं। नेक्स्ट क्या होता है,
अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, ये इसका काउंटर पॉजिटिव स्टेटमेंट है, इतना ही है, अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। ठीक, चलिए नेक्स्ट स्लाइड में आने वाला है, लेट मी एक्सप्लेन अगेन। हाइपोथेसिस क्या होता है? एक रिसर्च स्टेटमेंट होता है, उसके आगे आपको क्या करना है, उसको चेक करना है, उसको वेरीफाई करना है कि वेदर एक्चुअली यू विल गेट सम रिलेशनशिप बिटवीन द स्मार्टफोन एंड हेडेक। Okay, that you have to check with the population with some data. So now these statements are important. To do hypothesis test, okay, set up two contradictory statements which are called as hypothesis. Okay, कोई भी एक hypothesis आप कंसिडर करो, उसके दो साइड्स आने वाले, okay, एक को आप बोलते हो नल हाइपोथेसिस और एक को आप बोलते हो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, है ना? जैसे मैंने प्रीवियसली बोला, there is some relation between headache and smartphone, that become my first statement, and there is no relation. Okay, there is relation and there is no relation between smartphone and headphone, that become my second statement. तो ये जो दो साइड है, ये सारे हाइपोथेसिस के लिए आ गए। There are always two sides of your hypothesis. One is called as null hypothesis, other is called as alternative hypothesis. अभी आपका क्वेश्चन क्या है कि ये कैसे डिसाइड करें कि इनमें से कौन सा नल होता है और कौन सा अल्टरनेटिव होता है? The hypothesis which is assumed to be true, मतलब जो मेरा हाइपोथेसिस है उसको अगर मैं ट्रू लेके जाता हूं, then it comes null hypothesis, and उसका काउंटर पॉजिटिव बन जाएगा अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। So now my last question for this particular hypothesis, can anyone tell me what is my null hypothesis? Definition क्या थी? If we assume our hypothesis is true, then we call it as null hypothesis. And if we assume our hypothesis is false, then we call it as alternative hypothesis. Now, can anyone tell me what is my null hypothesis here? Tell me quickly. Both null hypothesis. हाँ. So there is some relationship between smartphone and headache. अगर उनमें कोई रिलेशनशिप है, दैट अभी आप बोलोगे कि अभी आप सर आपने एक्सप्लेन किया था, देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन द वेरिएबल, सी एट द डिपेंड ऑन द हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस क्या है उस हिसाब से, या अगर आप रिवर्स भी करते हो ना तो भी एट देन इससे इतना कुछ मैटर होता है नहीं, क्योंकि हाइपोथेसिस के दोनों साइड्स आप इसमें कवर कर रहे हैं, सो इतना कुछ मैटर नहीं करता वो, है ना? तो अगर आपने ये एज्यूम किया कि देयर इज सम रिलेशनशिप बिटवीन स्मार्टफोन एंड हेडेक, तो वो नल में आ जाएगा, एंड अल्टरनेटिव क्या होगा, देयर इज नो रिलेशनशिप बिटवीन स्मार्टफोन एंड हेडेक। अगर मैं इसको रिवर्स भी करता हूं, अगर H0 में लेता हूं नो रिलेशनशिप का, तो मुझे क्या प्रूव करना होगा? अगर मैं H0 लेता हूं नो रिलेशनशिप का, तो मुझे क्या प्रूव करना होगा? H0 इज फॉल्स। ये रॉन्ग है ना? ये प्रूव करना तो आपका ऑटोमेटिकली हाइपोथेसिस प्रूव हो जाएगा। सो इट डजंट मैटर कि आप H0 कहां पे फिट करते हो, बट एट द ये याद रखो, जो हाइपोथेसिस होता है अगर आप उसको ट्रू लेके जाते हो, देन दैट कम्स अंडर नल हाइपोथेसिस, उसका जो भी काउंटर पॉजिटिव स्टेटमेंट होगा दैट कम्स अंडर अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। अगर बाय केस ये रिवर्स भी हो जाता है, इट विल नॉट अफेक्ट योर रिसर्च, ठीक है? क्योंकि ये स्टेटमेंट एक तो H0 से वेरीफाई हो जाएगा या HA से वेरीफाई हो जाएगा। अगर H0 रॉन्ग आता है तो HA करेक्ट है, या H0 करेक्ट आता है तो HA रॉन्ग है, क्योंकि दोनों में से एक ही करेक्ट होने वाला है। ओके, सो विद दिस हियर विल स्टॉप एंड विल कंटिन्यू द एक्चुअल टेस्ट from the next in the next session, okay, at 2 o'clock. So don't miss that lecture, क्योंकि एक्चुअल टेस्टिंग 2 टेस्ट आपके हो जाएंगे नेक्स्ट सेशन में।